बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात क्लियर करता चलो कि वो स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे एफएससी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के लेक्चर्स देख रहे हैं और प्लस जिन्होंने एफएससी कंप्लीट कर ली, इनमें से कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर एफएससी के साथ साथ आप काइंडली क्लास 10th फिजिक्स के लेक्चर्स भी अपलोड किया करें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने उनसे रीज़न पूछी तो उनमें से कुछ स्टूडेंट का ये कहना था कि सर मेरा भाई क्लास 10th में पढ़ता है और जिसे फ़िज़िक्स बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। इसी तरह कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना था कि सर मेरी सिस्टर क्लास 10th में पढ़ती है जिसे फ़िज़िक्स प्रॉब्लम कर रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने किसी भी स्टूडेंट्स को नाराज़ नहीं करता। अगर आपने वीडियो में कमेंट्स देखे हों तो मेरी कोशिश होती है कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह का जिस तरह का मर्ज़ी वो कमेंट करता है, मैं उसको रिप्लाई या आंसर ज़रूर करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी बात को देखते हुए मैंने अपने स्टूडेंट्स की बात मानी और आज के इस लेक्चर में या इस वीडियो में मैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने लगा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक एफएससी के स्टूडेंट्स से मेरी गुजारिश है कि वो वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स जो क्लास 10th फिज़िक्स पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे साथ साथ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लेकिन मेरी क्लास 10th के स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 10, जिस चैप्टर का नेम है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन। याद रहे आपके इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक का नाम भी क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटी ज़रूर लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, उसको आपने अपने माइंड में बिठाना है कि इस चैप्टर नंबर 10 में जो फर्स्ट टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अपनी बुक पे ये मेंशन कर लें कि इस चैप्टर का ये फर्स्ट टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ दूसरी बात, इससे पहले कि आप कमेंट्स के अंदर पूछें, मैं वो भी क्लियर कर दूं कि अगर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आता है तो आपने पेपर में भी इसी तरह का लिखना है, और अगर आपके क्लास के टेस्ट में आता है तब भी आपने इसी तरह से लिखना है। इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जो कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ये सोच समझ के आप लोगों के लिए यहाँ पे मेंशन किया है, ताकि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। सिर्फ आप इसी तरतीब को फॉलो करें और इसी तरह का आपने टॉपिक जो है वो पेपर में लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो डायग्राम इंपॉर्टेंट है वो मैंने बनाई है और आपको भी पेपर में बनानी पड़ेगी। ये वो कुछ बातें थी जो मैंने सबसे पहले आपसे क्लियर कर लिए। अब डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको डिफाइन करने से पहले या समझने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन को डिस्कस करेंगे, फिर अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? इट इज द बैक एंड फोर्थ मोशन। बैक एंड फोर्थ को आप कह सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। डियर स्टूडेंट्स, किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट अगर कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन को परफॉर्म कर रहा है तो डियर स्टूडेंट्स वो आपकी ऑसिलेटरी मोशन कहलाती है। इसी तरह सेकंड पॉइंट याद रखिएगा कि दिस फिनोमिना इज नोन एज ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑसिलेशन को वाइब्रेशन भी कहा जाता है और वाइब्रेशन को ऑसिलेशन कहा जाता है। दोनों का मीनिंग एक ही है। अगर आप डिक्शनरी में चेक करेंगे तो दोनों का मीनिंग एक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर ले कि अक्सर हम ऑसिलेशन का वर्ड कब यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ किया जाता है, और वाइब्रेशन का वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर ये दोनों एक ही नाम है, ऑसिलेशन को वाइब्रेशन और वाइब्रेशन को ऑसिलेशन, तो फिर एक ही कहना चाहिए ना। तो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स में याद रखिएगा कि ऑसिलेशन का वर्ड तब यूज़ किया जाता है जिस बॉडी की मोशन की फ्रीक्वेंसी क्या हो? लो हो। जिस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी लो होगी, आहिस्ता वो मूव करेगा, तब आप वर्ड सूटेबल यूज़ करते हैं ऑसिलेशन। और जब किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तेज 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 जैसे गिटार की वायर करती है, आप उसको थोड़ा सा जर्क करें, प्लग करें और वो बहुत तेज़ी से ऐसे ऐसे करती है,
तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा। तो जिन ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तब आप वर्ड सूटेबल यूज़ करते हैं वाइब्रेशन, और जब फ्रीक्वेंसी लो हो तब आप वर्ड यूज़ करते हैं सूटेबल ऑसिलेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल क्या हो सकती है? तो हमने यहाँ पे दो एग्जांपल मेंशन किए हैं। नंबर 1, मोशन ऑफ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो ये आपके सामने इस एग्जांपल की डायग्राम है सिंपल पेंडुलम की। तो लेट करें जी हमारे पास एक स्ट्रिंग के साथ बॉब को हमने अटैच किया। इनिशियली वो बॉब क्या है, मीन पोजीशन पे है, इस पॉइंट पे लाई करेगा। इस टाइम वो क्या है, रेस्ट पे। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं उसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल या बॉडी को डिस्प्लेस करवा के इस पॉइंट पे लेके आता हूँ, तो इसका मतलब मुझे डिस्प्लेस कराने के लिए इस पार्टिकल पे क्या करनी होगी, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी होगी। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं इस एक्सटर्नल फोर्स को अगर रिमूव कर दूँ तो ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ रुकेगा नहीं बल्कि आगे जाएगा। अब वो कौन सी चीज़ है जो इसको आगे लेके जा रही है और फिर वापसी लेके आ रही है, ये चीज़ हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप एग्जांपल पे ये याद रखें कि जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे या बॉडी आगे मूव करेगा, आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सी मोशन परफॉर्म हो रही है यहाँ पे, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास कौन सी मोशन है, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखें, अ स्टील बॉल रोलिंग इन अ कर्व्ड डिश, जिसको आप बॉल एंड बाउल सिस्टम भी कहते हैं। इसी टॉपिक के नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास एग्जांपल के तौर पे पेश किया जाएगा वो बॉल एंड बाउल सिस्टम है। तो इसीलिए मैंने वही एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अक्सर देखा होगा विलेज साइड पे जब हम कप के अंदर चाय पीते थे तो उस कप की शेप की तरह एक प्याला हुआ करता था, गोल सा, थोड़ा सा खुला टाइप, ऐसे ही है ना, याद होगा आपको। तो वो प्याला नुमा जो शक्ल है ना, वो यही है, उसी को आप समझें। तो उसके अंदर क्या है जी, हमारे पास एक स्टील बॉल है जो आगे भी जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है फिर पीछे जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ये भी आपके पास एग्जांपल है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन की। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन की समझ आ गई है, आपने एग्जांपल में उसको याद रख ली है, तो अब हमारे लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ऑसिलेटरी मोशन के लिए कंडीशंस कौन सी हैं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कब करता है या कैसे कर सकता है, क्या हम ऐसा करें कि वो आपका ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दे। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए दो बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। नंबर 1 कि आप उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवाएं, और नंबर 2 आप उसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दें। अब डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेस और रिलीज का मतलब क्या है, तो थोड़ा सा आसान करके बताता चलूं कि डिस्प्लेस का मतलब है कि आप इस ऑब्जेक्ट पे, जो कि शुरू में क्या था, मीन पोजीशन पे था, उस पे आपने क्या किया था, यहाँ पे लेके आने के लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, डिस्प्लेस का मतलब है कि आप क्या करें, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब डियर स्टूडेंट्स आपको उस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करना है। तो रिलीज का मतलब यहां पे क्या है, रिलीज का मतलब यहां पे है कि आप उसी एक्सटर्नल फोर्स को क्या कर दें डियर स्टूडेंट्स, रिमूव्ड कर दें। ठीक है जी, ये वो दो कंडीशंस थी, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऑसिलेटरी मोशन को परफॉर्म कर रहा होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि हमारे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन से पहले आपने इस टॉपिक के नाम पे गौर करना है। अगर आपको टॉपिक के नाम का मीनिंग पता चल गया ना, तो आपको टॉपिक को समझना बहुत आपके लिए आसान होगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखें मोशन क्या होती है। आप क्लास 9th में पढ़ के आए, इफ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, कि सराउंडिंग के लिहाज से अगर बॉडी की पोजीशन में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब वो बॉडी मोशन में है। इसी तरह हार्मोनिक का मतलब यहाँ पे क्या है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा है कि विद इंक्रीज इन टाइम ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन,
कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है तो डियर स्टूडेंट्स ये मोशन कौन सी होगी? हार्मोनिक होगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा और आसान मतलब भी याद रख ले कि देखें जो हार्मोनिक मोशन है ना, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही ऑसिलेटरी मोशन वाली चीज़ है। अगर हम यूं कह दें कि ऑसिलेटरी मोशन में क्या था कि एक ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा था डियर स्टूडेंट्स? टू एंड फ्रो मूव कर रहा था। तो यही मोशन स्टूडेंट्स आपकी हार्मोनिक मोशन कहलाती है। इसी के साथ साथ आपने एक वर्ड और सुना होगा, पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन कौन सी होती है कि वो मोशन जिसमें बॉडी क्या करे, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी मोशन को बार बार रिपीट करे, उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और यही पीरियोडिक मोशन अगर किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट परफॉर्म हो रही हो तो डियर स्टूडेंट्स इसे हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन का नाम देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हार्मोनिक मोशन के साथ ये सिंपल का वर्ड यूज क्यों किया गया? अब इस सिंपल के वर्ड को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। याद रखिएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो हम इक्वेशन यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स वो होती है F = kx। इसी तरह हार्मोनिक मोशन के अंदर ये भी इक्वेशन यूज की जाती है। इसी तरह ये भी इक्वेशन हार्मोनिक मोशन के अंदर यूज की जाती है। ये सारी इक्वेशन हार्मोनिक मोशन की हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा हार्मोनिक मोशन के साथ अगर सिंपल का वर्ड यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो हमें बता रहा है कि भाई आपने ये वाली इक्वेशन यूज नहीं करनी, आपने ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। क्या मतलब कि अगर हार्मोनिक मोशन के साथ सिंपल का वर्ड है तो वो फिर आपसे कहना चाहता है कि वो x जिसकी पावर क्या हो 1, यानी कि वो इक्वेशन आप यूज करेंगे जिसमें x की पावर 1 हो, वो आपके लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाएगी। अगर आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और फिर हम उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए थोड़ी और कहानी करेंगे। इसीलिए आपने उस तरफ नहीं जाना, आपने सिर्फ और सिर्फ सिंपल इक्वेशन की तरफ रहना है। हार्मोनिक मोशन के साथ सिंपल का वर्ड हमें यह बात क्लियर कर रहा है कि इन इक्वेशन में से सिर्फ वो इक्वेशन लो जिसमें x की पावर 1 है, ताकि आसानी से आप अपनी चीजें आगे लेके चल सके। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो x की पावर क्या है 1, तो इसका मतलब हम ये इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे हार्मोनिक मोशन के साथ। तो इसीलिए हमने सिंपल का वर्ड यूज किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक के मीनिंग को अच्छी तरह से आपने क्लियर कर लिया होगा या समझ आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो ये आपको समझ नहीं आएगी। इस डेफिनेशन या स्टेटमेंट या कंडीशंस को समझने से पहले आपके लिए जानना जरूरी है मैथमेटिकल पोर्शन। अगर आप मैथमेटिकल पोर्शन और डायग्राम को समझ लेंगे तो एंड पे आपको ये डेफिनेशन बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। लिखना आपने पेपर में पहले ही है, लेकिन इसको समझाएंगे हम आपको बाद में। तो अभी फिलहाल इस डेफिनेशन को यहाँ तक रहने दें। आप पहले मैथमेटिकल फॉर्म को समझें, फिर आपको हम डेफिनेशन क्लियर करा देंगे। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले डायग्राम। तो डायग्राम आपकी बुक में दिखाई गई है, बनाई गई है, मैंने भी यहाँ पे आपके सामने पेश की है। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें देखें कि हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये बहुत ज़रूरी है। फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m, और उस ऑब्जेक्ट के मास को हमने स्प्रिंग के एक एंड के साथ फिक्स कर दिया और स्प्रिंग का दूसरा एंड हमने यहाँ पे किसी फिक्स्ड सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स इनिशियली ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे। जब ये रेस्ट पे होगा तो यहाँ पे हर चीज़ क्या हो जाएगी, जीरो। डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, वेलोसिटी भी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो, फोर्स भी जीरो। क्लियर कर लें। अब अगर हम यहाँ पे ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन को परफॉर्म करना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमारे लिए कौन सी दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। नंबर 1 डिस्प्लेस करवाएं आप, तो इसका मतलब डिस्प्लेस कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने इस ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी। जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे
ये ऑब्जेक्ट लेट कर ले पहले बी पॉइंट पे था, मीन पोजीशन पे था। जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, अब ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट की बजाय यहाँ पे आ गया, पॉइंट सी पे आ चुका है। एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई करने से ये क्या कर गया, डिस्प्लेसमेंट कवर कर गया ना, तो इसका मतलब अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है। अब डियर स्टूडेंट सेकंड पॉइंट क्या है कि आप उसी एक्सटर्नल फोर्स को क्या करें, रिमूव करें। जब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट सी पे आ चुका होगा तो आपने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देना है, और यहाँ पे एक और फोर्स एक्ट कर रही होगी डियर स्टूडेंट्स, जिसका नाम होगा रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, और ये डियर स्टूडेंट्स किसकी वजह से है, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग की वजह से एक्ट करेगी। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी वो चाहेगी कि बॉडी मीन की तरफ आए। वो रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी को एक्सट्रीम या पॉइंट सी पे नहीं रहने देगी, बल्कि उसको मजबूर कर देगी कि भाई चलो मीन की तरफ चलो। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी को एक्सट्रीम से मीन की तरफ लेके आएगी, और बॉडी आएगा। ठीक है, तो ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूं कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या काम कर रही है, बॉडी को एक्सट्रीम से मीन की तरफ लेके आ रही है। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही बॉडी मीन पे पहुंचेगा, जो कि रीस्टोरिंग फोर्स एक्सट्रीम से मीन की तरफ बॉडी को लेके आई है, तो अब बॉडी मीन पे रुकेगा नहीं, बल्कि आगे जाएगा। अब जो बॉडी मीन से दूसरे एक्सट्रीम की तरफ आएगा, थर्ड डायग्राम में देखिएगा, इस एक्सट्रीम से यहां पहुंचा मीन पे, अब मीन पे रुकेगा नहीं, बल्कि वो अगले एक्सट्रीम पे जाएगा, आगे वाले एक्सट्रीम पे पहुंचेगा। अब मीन से दूसरे एक्सट्रीम पे बॉडी को कौन सी चीज लेके जा रही है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एनर्शिया बॉडी को मीन से दूसरे एक्सट्रीम पे लेके जा रहा है। तो यहाँ दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर वन कि एक्सट्रीम से मीन की तरफ बॉडी को रीस्टोरिंग फोर्स लेके आ रही है, और नंबर टू मीन से दूसरे एक्सट्रीम बॉडी को कौन लेके जा रहा है, इनर्शिया लेके जा रहा है। ये दो बातें आपने अपने जहन में बिठानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे कि मीन से दूसरे एक्सट्रीम की तरफ बॉडी को कौन लेके गया है बेटे, इनर्शिया। ठीक हो गया जी। ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास डायग्राम। अब अगर आप इसमें फोर्स और एक्सेलरेशन की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप हुक्स लॉ से इसको स्टार्ट करेंगे। क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 में आप पढ़ चुके हैं। हुक्स लॉ क्या था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ऐसी तरह स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वही हुक्स लॉ यहाँ पे देखें कि विद इन इलास्टिक लिमिट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन, कि आप इस स्प्रिंग पे जितनी फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उतनी ही एक्सटेंशन इसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो उस लेंथ या डिस्प्लेसमेंट या एक्सटेंशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डियर स्टूडेंट्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। अब डायरेक्टली के साइन को हटाकर यहाँ पे आप एक कांस्टेंट और इक्वालिटी का साइन यूज कर सकते हैं। तो F इज इक्वल टू K इंटू एक्स, यानी कि मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर इक्वालिटी और कांस्टेंट को यूज किया है, इक्वेशन 1 बन गई। डियर स्टूडेंट्स ये एक्सटर्नल फोर्स है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। लेकिन याद रहे एक्सटर्नल फोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं करवाती। सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करवाने वाली जिस फोर्स की हमें जरूरत पड़ रही है वो रीस्टोरिंग फोर्स है। क्लियर कर लें, ये पॉइंट लिख ले, वो रीस्टोरिंग फोर्स है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करवा रही है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं करवा रही। ठीक है जी। इक्वेशन 1 में स्टूडेंट्स ये K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर इसको हम फाइंड आउट करना चाहें तो K इज इक्वल टू F ओवर एक्स। अब इसको डिफाइन कर सकते हैं फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन। फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट K। अब स्टूडेंट्स इसका यूनिट क्या होगा, अगर आप यूनिट देखना चाहें K का तो F का क्या है, न्यूटन, X का क्या है स्टूडेंट्स, पर मीटर। ठीक हो गया। अगर स्टूडेंट्स इसके बेस यूनिट की बात करना चाहें तो न्यूटन किसके इक्वल होगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय मीटर वैसे का ये वाला वैसे। अब स्टूडेंट्स मीटर मीटर से कैंसल, तो आपके पास बेस यूनिट बन गया kg पर सेकंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट का बेस यूनिट है। अब हम बात कर रहे हैं रीस्टोरिंग फोर्स की, क्योंकि वो रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी को एक्सट्रीम से मीन की तरफ लेके आ रही है। तो भाई ये रीस्टोरिंग फोर्स है क्या, इसको कैसे डिफाइन करें। तो डियर स्टूडेंट्स फोर्स विच बिगिंस बॉडी बैक टू इट्स मीन पोजीशन, वो फोर्स जो बॉडी को एक्सट्रीम से मीन की तरफ वापसी लेके आई है, वो फोर्स कौन सी फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स है।
सेकंड पॉइंट इसके अंदर याद रखें, इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है किसके? वो जो स्टार्ट में आपने फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई की थी या अप्लाइड फोर्स की मैग्नीट्यूड के इक्वल है रीस्टोरिंग फोर्स, लेकिन डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट। तो वही बात मैंने मैथमेटिकल लिखी है कि रीस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की मैग्नीट्यूड के क्या है? इक्वल, लेकिन डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट। अब डियर स्टूडेंट्स, रीस्टोरिंग फोर्स वैसे, इक्वालिटी का साइन वैसे, माइनस वैसे, एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल है? इक्वेशन 1 में देखें kx, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया kx, इक्वेशन बन गई 2। अब स्टूडेंट्स इक्वालिटी और कांस्टेंट k को हटाकर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन यूज कर सकते हैं, तो रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस x। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस क्या बता रहा है, किस चीज को शो कर रहा है? डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस बता रहा है कि ये वाली एक्सटेंशन और ये वाली रीस्टोरिंग फोर्स यानी कि Fr और x जो है ये आपस में क्या है? अपोजिट है। आपस में क्या है? अपोजिट है। अब स्टूडेंट्स इसको समझेंगे कैसे, जरा गौर करें। यहाँ पे देखें, जब आपका बॉडी मीन पे था तो आपने उसको डिस्प्लेस करवाया, तो डिस्प्लेस आप किस डायरेक्शन में करवा रहे हैं? जरा गौर करना, एक्सट्रीम की तरफ डिस्प्लेस करवा रहे हो ना, तो ये आपके पास क्या आ गई? x की डायरेक्शन आ गई। अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या कर रही है? एक्सट्रीम से मीन की तरफ उसको लेके आ रही है, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन है ये। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, x और Fr के हैं आपस में? अपोजिट है, तो ये नेगेटिव साइन ये बता रहा था। क्लियर हो गया? अब डियर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन की इक्वेशन चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू m में इक्वेशन 3 बन गई। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 पे अगर गौर करें तो फोर्स के इक्वल होगी, तो मैं कह सकता हूं कि राइट साइड में क्या है? ma बराबर हो जाएगा माइनस kx के। तो स्टूडेंट्स यहां से a अपनी जगह पे, m इधर जाके k के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस k ओवर m इंटू x बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, और m क्या है? जो हमने शुरू में मैथ लिया वही लेके चल रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे, तो मैथ की वैल्यू भी क्या आ रही है यहाँ पे? कांस्टेंट। तो k ओवर m क्या है? कांस्टेंट, तो मैं इसको हटा के लिख सकता हूँ कांस्टेंट। तो इक्वेशन में देखें, इक्वालिटी और कांस्टेंट को हटाकर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन यूज कर सकते हैं, तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस x। अब डियर स्टूडेंट्स a और x, यहाँ पे a एक्सेलरेशन है, x क्या है? एक्सटेंशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पे भी नेगेटिव साइन यूज हो रहा है। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? ये भी वही मतलब बता रहा है जो यहाँ पे नेगेटिव साइन x और Fr का मतलब बता रहा था कि क्या है आपस में? अपोजिट। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स a और x क्या है आपस में? अपोजिट। तो मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे a एंड x आर अपोजिट, नेगेटिव साइन ये बता रहा है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स अगर आप इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें, मैथमेटिकली आपको ये दोनों इक्वेशन समझ आ चुकी है। अब हमारे लिए ये डेफिनेशन समझना और ये कंडीशन समझना बहुत आसान हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले डेफिनेशन देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मोशन, या पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हैं कि पीरियोडिक मोशन की एक स्पेशल टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन, in which a particle moves to and fro repeatedly about a mean position under the restoring force। अंडर द रीस्टोरिंग फोर्स अगर एक बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर रहा है और अपनी मोशन को रिपीट भी कर रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास कौन सी मोशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। सेकंड पॉइंट इसके अंदर याद रखिएगा, विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। रीस्टोरिंग फोर्स की हमेशा जो डायरेक्शन रहेगी वो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन रहेगी, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स एक्सट्रीम से बॉडी को मीन की तरफ लेके आ रहा है ना, वहां पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपको हर एक मीनिंग यहाँ पे क्लियर करेगी। एंड हुज मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड उसी रीस्टोरिंग फोर्स की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि पहले मैथमेटिकल कर ले, फिर आप इस डेफिनेशन को आसानी से समझ सकते हैं। तो वही जो हमने यहाँ पे काम किया है उसको हमने वर्डिंग पे यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो ये आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन है। अब डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करने के लिए किन कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। तो वो आपके पास दो है, समटाइम्स आप 2 भी लिख सकते हैं, समटाइम्स आप 3 भी लिख सकते हैं। 3 को बढ़ा है एक्चुअल में 2, लेकिन हम उसको बढ़ा के 3 भी बना सकते हैं। तो नंबर 1 कंडीशंस देखिएगा, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो हमने यहाँ पे देखा ना, ये इक्वेशन आई हुई है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट मीन से एक्सट्रीम कराया था आपने।
तो यहाँ पे भी तो नेगेटिव साइन बता रहा था ना, तो हमने आपको क्लियर किया है। तो ये पॉइंट आपने लिख दिया, जिसका मतलब सिंपल बन सकता है सेकंड पॉइंट के अंदर a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन, यानी कि a की डायरेक्शन बता रहा है कि वो हमेशा मीन की तरफ होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की क्या है, मीन से एक्सट्रीम। इसी तरह थर्ड पॉइंट जो है वो है जी सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस एंड बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड हैव इनर्शिया एंड रिस्टोरिंग फोर्स। भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपने सरफेस फ्रिक्शनलेस ली थी, यानी कि सिस्टम आपका फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए जा रहे थे वहाँ पे, एक रिस्टोरिंग फोर्स और दूसरा इनर्शिया। तो ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करवाने के लिए कंडीशंस हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक एंड हो चुका है, लेकिन इसमें एक चीज़ रह गई जो आपकी बुक ने डिस्कस की है, वो है जी इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड को आपने प्रूफ नहीं करना, सिंपल आपने उसकी इक्वेशन ही राइट करनी है। प्रूफ हम क्लास 11th में जाके करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k। यहाँ पे m मैस है ऑब्जेक्ट का, k स्प्रिंग कांस्टेंट और 2 पाई की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास टाइम पीरियड आ गया है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड क्या है, तो आप डायरेक्ट ये इक्वेशन याद रखें, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास लास्ट इक्वेशन आई थी, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स, यहाँ से एक छोटा सा आपने एमसीक्यूज याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन से पूछा जा सकता है कि आपने रेशो बतानी है, रेशो बिटवीन a एंड x इज, आपने डियर स्टूडेंट्स यहाँ से फिर से सुन लें, a ओवर x की रेशो बतानी है कि वो किसके बराबर होगी। ऑप्शन आपके सामने मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अल्फा ऑप्शन है जी हमारे पास मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, कि a ओवर x की जो रेशियो है वो मैक्सिमम होगी एट मीन पोजीशन। बीटा ऑप्शन है मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, और चार्ली ऑप्शन है जी आपके पास 0 एट ऑल पॉइंट्स, और डेल्टा ऑप्शन है जी कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स। फिर से सुन ले स्टूडेंट्स एमसीक्यूज, कि यहाँ से आपके पास एमसीक्यूज बनाया जा रहा है कि a ओवर x यानी कि एक्सेलरेशन टू द x या एक्सटेंशन की रेशो जो है वो किसके इक्वल होगी। तो ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपको पूरा टॉपिक समझ आ चुका है तो यहाँ से फटाफट आप अपनी बेस्ट ऑप्शन चूज़ करके कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर बताएं। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा ऑप्शन आपके सामने है। वीडियो को पॉज करते हुए आप कमेंट्स के अंदर बेस्ट अपनी ऑप्शन सेलेक्ट करके बताएं। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।